जो व्यक्ति अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस को लेकर, तो वो अपने जुवेनाइल होने की प्ली कि वो डेट ऑफ ऑफेंस पे जुवेनाइल था, आखिर कब तक ले सकता है। इसके बारे में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है, आइए इसको समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल जजमेंट सीरीज। ये सीरीज है इन कोलैबोरेशन विद द वर्डिक्ट टुडे, और आज हम जो जजमेंट करने वाले हैं इसका नाम है ओम प्रकाश उर्फ राजू उर्फ इसराइल उर्फ राजू दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से कई सारे लॉ पॉइंट्स को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर डिस्कस किया है और जुवेनाइलिटी की प्ली को लेके भी डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंशियल पार्डन और जुडिशरी का इंटरफेरेंस, इसके बारे में भी हमें डिस्कशन देखने मिलता है। एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले फैक्ट समझते हैं। तो इंसिडेंट हुआ था 15 नवंबर 1994 को। एपेलेंट को क्या किया गया, उसको प्रोसिक्यूट किया गया फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अब क्या हुआ, उसकी जब ये ट्रायल चला था तब उसका 313 सीआरपीसी में जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। उस स्टेटमेंट में एपेलेंट ने अपनी एज 20 साल बताई थी 7 मार्च 2001 को, और उसने ये भी बताया था कि उसने एक बैंक अकाउंट को ओपन कराया है और उसमें चेकबुक भी इशू हुई थी। अब जो बैंक अकाउंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है लेटर प्रोसीडिंग्स के लिए, क्योंकि जब उसने बाद में चल के जुवेनाइलिटी के बारे में बताया तो ट्रायल कोर्ट ने इस फैक्ट पे रिलाई किया कि भाई उसके पास तो एक बैंक अकाउंट था और उसको ये प्रिज्यूम कर लिया कि वो मेजर था, बट एक्चुअली क्या था कि एपेलेंट जो है वो मेजर नहीं था। अब क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने इस कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। अपील में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी उसको जुवेनाइलिटी का बेनिफिट नहीं दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में एपेलेंट ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया। हाउएवर उस स्टेज पर भी उसके कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसकी अपील को रिजेक्ट कर दी गई। अपील रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली एपेलेंट ने, रिव्यू पिटीशन भी उसकी डिसमिस हो गई। लेकिन केस यहाँ पे खत्म नहीं होता है। क्या हुआ था, जुवेनाइल लगातार ये मेंटेन कर रहा था कि वो जुवेनाइल था ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस कमिटेड को। तो उसके पेरेंट्स ने एक सोशल वर्कर की हेल्प से रिट पिटीशन डाली आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने स्कूल रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूडिंग स्कूल सर्टिफिकेट और उसका टीसी सर्टिफिकेट वगैरह वहां पे प्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया लिबर्टी क्यूरेटिव पिटीशन को देते हुए। अब क्यूरेटिव पिटीशन में इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि स्टेट ने खुद वेरीफाई कर दिया उस स्कूल सर्टिफिकेट को और उसके प्रोड्यूस्ड अनदर सर्टिफिकेट को स्कूल से। अब वो जो सर्टिफिकेट तब इंडिकेट हुआ उसमें से एपेलेंट की जो एज थी वो 14 इयर्स निकल के आ रही थी एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट। मतलब इंसिडेंट के समय वो व्यक्ति 14 साल का था, ऐसा तब निकल कर आया। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस कर दी गई। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, एक ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ जो कि मेडिकल बोर्ड ने किया, जो कि मेरठ जेल में हुआ था, और उस ऑसिफिकेशन मेडिकल टेस्ट में भी उसकी एज वही निकल के आई कि डेट ऑफ अकरेंस के लगभग वो 14 साल का था। अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास बाय वे ऑफ दिस अपील, वो क्या पहुंचा कि क्या प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी अभी भी कंसिडर की जा सकती है आफ्टर सो मेनी इयर्स, और जबकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो फाइनलिटी पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो उसका डेथ सेंटेंस था उसके अगेंस्ट ये लोगों ने प्रेसिडेंट के पास उनकी पार्डनिंग पावर के लिए लगाया था एप्लीकेशन, और प्रेसिडेंट ने 8 मई 2012 को एक ऑर्डर निकाल के उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कंडीशन लगाई थी कि जब तक वो 60 इयर्स का नहीं हो जाता उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। अब लेटर ऑन एक आरटीआई लगाई गई, आरटीआई से इंफॉर्मेशन लिया गया बैंक के संबंध में, और बैंक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई कि इवन अ माइनर अबव 10 इयर्स कैन हैव एन इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस।
ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गई, क्योंकि क्या हुआ था कि लोअर कोर्ट्स ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट के साथ अटैच की थी और कहा था बैंक अकाउंट है तो ये तो मेजर ही होगा। बट यहाँ पे इस आरटीआई से ये इंफॉर्मेशन आ गई कि माइनर भी इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट होल्ड कर सकता है अगर वो 10 साल से ऊपर का है। तो फिर क्या हुआ, एप्पलेंड ने फिर से हाई कोर्ट में एक केस अपील लगाई कि भाई ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है इसको चैलेंज किया और सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को लगाया। हाई कोर्ट ने फिर से उस पिटीशन को डिसमिस किया और फिर मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिस केस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब वापस से सेंट्रल इशू वही है जो मैं रिएटरेट करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास बात आई कि क्या प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी जो है ये आप रेस कर सकते हो इवन आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द क्रिमिनल केस के। तो प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी क्या है? जुवेनाइल वो व्यक्ति है जिसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं करी है। मतलब प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी ये है कि जिस दिन ऑफेंस हुआ था उस दिन मैं माइनर था, इस कारण से मुझे मेजर एक्ट की जैसे पनिशमेंट ना दिया जाए और मेरी पनिशमेंट जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर गवर्न हो। अब यहाँ पे सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उसने बताया वो मैकेनिज्म कि कब आप जुवेनाइलिटी का क्लेम कोर्ट के सामने रेज कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फोकस किया उन वर्ड्स पे, इवन आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो है इन वर्ड्स को आप मीनिंगलेस नहीं बोल सकते। क्यों लिखा है ये इवन आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस? इसका ये मतलब है कि प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी को जो है आप रेज कर सकते हो बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट इवन आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द क्रिमिनल केस। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है कि जुवेनाइलिटी जो है पहले प्रॉपरली एडजुडिकेट होना आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर होना चाहिए और तब वो मैटर फाइनलिटी को अटेन अगर कर चुका है तो ऐसे केस में आप उसको दोबारा रेज नहीं कर सकते। लेकिन जहां पहला मैटर था, जहां पे आपने उसको सिंपली रेज किया और उसको कोर्ट ने इग्नोर कर दिया या कैजुअली रिजेक्ट कर दिया या उससे कभी डील नहीं किया स्टैट्यूटरी प्रोसीजर के हिसाब से, तो ये जो प्ली रेज करने का आपका राइट है ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर नहीं होता है और आप इसको सब्सिक्वेंटली भी रेज कर सकते हैं। तो कोर्ट ने यहां ये बोला कि मियर बिकॉज अ कैजुअल एडजुडिकेशन has been taken place, it does not mean that the plea of juvenility has attained finality। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैजुअल एडजुडिकेशन है तो आप इवन आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द केस ऐसे प्ली को ले सकते हो। लेकिन अगर एक प्रॉपर एडजुडिकेशन हो चुका है, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके हो चुका है, तब आप इस क्लेम को सब्सिक्वेंटली रेज नहीं कर सकते। अब बात होती है 7A ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस 2000 एक्ट की। तो उन्होंने ओल्डर प्रोविजन को भी देखा इसमें और उसके बाद उन्होंने नई पोजीशन को भी देखा इसमें, जो कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में आती है। तो उन्होंने ये बोला सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 जो है दिस इज द वेरी हार्ट ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्योंकि अगर पर्सन एक्चुअली एक चाइल्ड था एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस तो लॉ ये रिक्वायर करता है कि उस पर्सन को आप जुवेनाइल जस्टिस के फ्रेमवर्क में डील करिए और आप जो है इस प्ले को सिंपली ऐसे ब्रश असाइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट बिकॉज अक्यूज्ड जो है वो अडल्ट हो गया था बाय द टाइम दिस प्ली वाज कंसिडर्ड। तो ये जो है ये बहुत ही नेसेसरी है फॉर द डिटर्मिनेशन। और यहाँ पे स्टैट्यूट बहुत ही क्लियर है कि द एज हैज टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ ऑफेंस एंड नॉट मियरली एट द टाइम ऑफ द हियरिंग। अब बात आती है एज डिटर्मिनेशन की। ये एज डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा? तो इसमें रूल 12 जो है सेक्शन 12 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे ये बात होती है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को इसमें कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले जो बात है वो क्या है कि आप मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को देखेंगे। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये डॉक्यूमेंट आना चाहिए, अगर ये नहीं है
तब आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे जाएंगे जो कि स्कूल से इश्यू हुआ हो, जब आपने सबसे पहले अटेंड किया हो। यहाँ पे प्री स्कूल नर्सरी की बात नहीं हो रही है, तो वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से आएंगे। अगर वैसा भी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तब आप आएंगे उस बर्थ सर्टिफिकेट पे जो कि कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल अथॉरिटी या पंचायत ने इशू किया हो। अब अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ दिस आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के पास, उसका एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट करा के उसका टेस्ट कराने के लिए। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। इन डॉक्यूमेंट्स, इन प्रोसीजर के आधार पे आप आगे चल के जुवेनाइलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें आप उसका डिटर्मिनेशन करेंगे। अब यहाँ पे गलती हुई कहाँ, कैसे ये चीज गलत हुई? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब एपेलेंट ने इनिशियली अपनी प्ली को रेज किया तो उसको इस मैनर में डील नहीं किया गया जिस मैनर में उसको डील किया जाना चाहिए था। इंस्टेड क्या किया, ट्रायल कोर्ट ने बैंक अकाउंट और चेकबुक्स देख लिए जो कि इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग जुवेनाइलिटी। अब इसका जो है फिर सब्सिक्वेंटली जब आरटीआई लगी और ये पता भी पड़ गया कि माइनर अबव 10 इयर्स भी इंडिपेंडेंटली अकाउंट को होल्ड कर सकता है, तब तो वो पूरा प्रोसीजर ही फॉल फ्लैट हो गया, उस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये चीज हमें देखने के लिए यहाँ पे मिली। तो इसको जिस प्रोसीजर से जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बोला गया है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको जुवेनाइलिटी देखनी पड़ेगी, अपने मर्जी से या सब्सिक्वेंटली दूसरे डॉक्यूमेंट से आप नहीं देख सकते। एक दूसरा बड़ा अच्छा इशू इसमें देखने के लिए मिला, वो क्या देखने के लिए मिला, इन रिलेशन टू कि अगर प्रेसिडेंशियल पार्डन हो गया है तो उसके बाद जुवेनाइलिटी की ऐसी प्ली जो है ये एक्सेप्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो आर्टिकल 72 जहां पे फाइनलिटी ऑफ द मैटर को ले आता है, उसके बाद सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले ही आर्ग्यूमेंट दिया गया कि मैटर जो है वो फाइनलिटी को इंक्लूड कर चुका है क्योंकि मर्सी प्रोसेस के थ्रू जा चुका है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत ही अच्छा एक्सेप्शन और डिस्टिंक्शन ड्रॉन किया। उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है आर्टिकल 72 का और क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी है अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 2, ये बड़े ही डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट इश्यूज हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सिंपली बिकॉज एक मर्सी पिटिशन को डील किया जा चुका है, इस वजह से कोर्ट की जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है टू डिटरमाइन द जेन्युइन जुवेनाइलिटी, वो चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और ये कहा कि इन दोनों के फील्ड्स अलग हैं और कोर्ट के पास स्टिल ये पावर होगा उस चीज को डिसाइड करने का। अब सबसे बड़ी चीज जो आई कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई जो एपेलेंट है उसने बहुत ही ज्यादा ग्रेव इनजस्टिस को सफर किया है क्योंकि कोर्ट्स लगातार मिस्टेक करती गई, उसमें एक के बाद एक। उसने लगभग 25 साल इम्प्रिजनमेंट में निकाल दिए। तो फिर कोर्ट ने उसको बोला कि भाई उसकी जो सोसाइटी में इंटीग्रेशन की अपॉर्चुनिटी है वो तक लॉस हो गई है क्योंकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, अब वो रिस्टोर नहीं हो सकती। तो ये जो है ये यहाँ पे एक बहुत टेक्निकल पॉइंट देखने के लिए मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्विट नहीं किया, उसको ये नहीं कहा कि भाई उसका कन्विक्शन गलत था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके सेंटेंस को मियरली सेट असाइड किया क्योंकि डेट ऑफ ऑफेंस के दिन वो जुवेनाइल था, उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर ट्रीट किया जाना चाहिए था, ना कि उसको प्राइमरी सेंटेंसिंग में जाना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, उसमें उसको एपेलेंट को बोल दिया कि इसको अब आप रिलीज कर दीजिए और अब इसको इस केस में रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक और अच्छी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने करी है जो देखने मिलती है, वो बात करती है रिहैबिलिटेशन एंड आर्टिकल 21 के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको मियरली रिलीज करके नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बोला है आप प्रोएक्टिवली इसमें रोल लीजिए, आइडेंटिफाई करिए वेलफेयर स्कीम्स को जहां पे एपेलेंट का रिहैबिलिटेशन हो सके, उसका स्मूथ इंटीग्रेशन हो सके और उसकी लाइवलीहुड, शेल्टर, सस्टेनेंस जो कि राइट है आर्टिकल 21 के अंडर, उसमें उसको बेनिफिट मिल सके। तो उसमें उन्होंने
स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी ये डायरेक्ट किया है कि वो असिस्ट करें ताकि उसको एलिजिबल वेलफेयर स्कीम्स की बेनिफिट मिल पाए। ये दिखाता है एक लार्जर स्कीम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट पनिशमेंट, इट इज अबाउट रिहैबिलिटेटिंग, रीइंटीग्रेटिंग एंड गिविंग इफेक्ट टू द स्पेशल प्रोटेक्शन अवेलेबल टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ टू द सोसाइटी। यहाँ पे दो चीजें, दो अच्छे डॉक्ट्रिन्स भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिस्कस किए हैं। सबसे पहला जो है वो बात करता है पेरेंट्स पेट्री के बारे में। ये होता है फादर ऑफ द कंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट आता है किंग के टाइम से कि किंग की ये ड्यूटी थी कि वो अपने सिटीजन्स का केयर करे। सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, द कोर्ट हैज टू अज्यूम द पोजिशन ऑफ द पेरेंट और द फादर एंड दे हैव टू एक्ट इन द वे कि आप एक प्रोटेक्शन दो, आप एक प्रॉपर एक्शन करो अपने सामने लिटिगेंट के, स्पेशली अगर एक जुवेनाइल आपके सामने खड़ा है। तो पेरेंट्स पेट्री के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक अडॉप्शन होता हुआ दिखता है। सेकेंड थिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है वो बोली है एक्टस क्यूरे नेमिनेन ग्रेविट। इसका ये मतलब होता है कि नो वन शैल बी प्रीजुडिस्ड बाय एक्ट ऑफ कोर्ट। मतलब जो है एक मिस्टेक जो कोर्ट ने करी है वो स्टैंड नहीं कर सकती इन वे ऑफ द राइटफुल बेनिफिट ऑफ द क्लेमेंट। तो जैसा हमने इस केस में देखा कि बार बार गलतियां कोर्ट ने करी, वो कहता रहा और उसकी जुवेनाइलिटी के क्लेम को ठीक से डिसाइड नहीं किया गया। सो दिस कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ हिज जस्टिस। और इवन इफ इतने राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं उस केस को, फिर भी एपेलेंट को उसके बेनिफिट से रोका नहीं जा सकता। तो अगर समाप्त करें तो हमने इसमें क्या देखा कि प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी जो है इसको हम रेज कर सकते हैं इवन आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द क्रिमिनल केस, अगर उस प्ली को प्रॉपरली एडजुडिकेट नहीं किया गया है थ्रू द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है एट द फर्स्ट इंस्टेंस। सेकेंडली, अगर कोई कैजुअली या प्रोसीजरली डिफेक्टिव रिजेक्शन है जुवेनाइलिटी के प्ली का, तो ये जो है नेसेसरीली फाइनलिटी को नहीं लेगा अगेंस्ट द अक्यूज्ड और अक्यूज्ड इसको रेज कर सकता है। थर्डली, जो कोर्ट है उसको जुवेनाइलिटी ऑफ द पर्सन विथ रेफरेंस टू पर्सन्स एज एट द डेट ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस वैसे लेना पड़ेगा, अपने मन मर्जी के डॉक्यूमेंट से नहीं ले सकती। नंबर 4, जो एज डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रिक्टली जो है स्टैट्यूट में दिए गए हायरार्की ऑफ एविडेंस को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले आप वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स, फिर बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, इनको करेंगे। उसके अगर ये नहीं है तो ही आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट ऑटोमेटिकली द फर्स्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन अ रिलायबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज अवेलेबल। फिफ्थ, कि एक मर्सी पिटिशन अंडर आर्टिकल 72 है, अगर डिसाइड भी हो चुकी है तो वो एज अ बार ऑपरेट नहीं करेगी जुवेनाइलिटी के क्लेम को अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 ऑफ द जेजे एक्ट 2015, एज ये बहुत ही डिस्टिंक्ट इशू है। सिक्सथली, अगर कोई पर्सन जुवेनाइल था ऑन द डेट ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस तो उसको बेनिफिट ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस फ्रेमवर्क देना चाहिए, और वो सिर्फ इसलिए डिफीट नहीं हो सकता कि वो पर्सन फाइन अब अडल्ट हो चुका है जब ये पोर्शन कंसिडरेशन पर आ रहा है। तो यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट ही है कि बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको री एजुकेट किया जाए, रादर देन उसको जज किया जाए या उसको पनिश किया जाए। तो यहाँ पर ये इन पॉइंट्स पर हमें एक बहुत अच्छा जजमेंट देखने के लिए मिला है सुप्रीम कोर्ट का। आई होप ये आपके बेनिफिट के लिए रहा हो, और याद रखिए लॉ सीखना है, समझना नहीं है। जल्दी मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए जजमेंट के साथ। टिल देन सी यू।